चलिए अगेन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम पेपर 1 स्पेशली फिर मैंने नेट का बेट नेट और जेआरएफ का ही चल रहा है। ये दिसंबर को थोड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं 24 का। और पेपर 1 इसके पहले मैं पेपर 1 का ही क्लास करवाया था, जिसमें मैंने मुख्य रूप से एक यूनिट उठाया था, लोग विकास हिंदी में बोलते हैं और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और आसान, थोड़ा सा आपको कुछ डाटा संबंधी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इसमें यह ध्यान रखना है कि मैंने कहा 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें पिछला क्लास मैं इसका पार्ट 1 बनाया था, पिछले बार वीडियो आप देख सकते हैं पिछले बार जाकर। उसमें मैंने एमडीजी एसडीजी का लक्ष्य, इसमें 8 लक्ष्य था, इसमें 17 टारगेट था, गोल्स था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 का मैंने 8 के बारे में पूरा डिटेल बताया था, कैसे क्या हुआ इसके बारे में पूरा डिटेल। और इसके साथ साथ मैंने पोल्यूशन पढ़ाया था, प्रदूषण ये क्या है, प्रदूषण के क्या प्रकार है, क्या उसका दुष्प्रभाव होते हैं, कितने प्रकार का। मैंने इसमें 5 प्रकार का पोल्यूशन पढ़ाया था सबका, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, है ना, फिर रेडियोएक्टिव पोल्यूशन था, फिर आपका नॉइज पोल्यूशन था। तो सभी पोल्यूशन यानी प्रदूषण से संबंधित जो प्रश्न आता, मैंने आपको पूरा डाटा देने की कोशिश की है। आज हम नेक्स्ट उसी का टॉपिक यानी कि पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक में ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, स्पेशली एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें। रिसोर्सेज तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला कि एनर्जी सोर्स हमें मिलती है या हमें प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है और क्या उसका सोर्सेज है, तो उसके आधार पर इसमें 2 तरह से बांटा भी गया है। ये बराबर क्वेश्चन भी आपका सामान्य जीके जो हाँ परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। ये एक को बोलते हैं बहुत समझाना, इसके कई प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन करने का कई प्रकार है, लेकिन जो मुख्य उसी को मैंने लेके चला है। कन्वेंशनल, परंपरागत, इसका कन्वेंशनल बोलते हैं इंग्लिश में। आइए है गैर परंपरागत, एक नॉन कन्वेंशनल। कभी कभी लोग इसी को 2 भाग में बांटेंगे, एक परंपरागत नवीकरणीय भी कर देते हैं और परंपरागत अनवीकरण। उससे ज्यादा मतलब चलिए आप जो काम लायक उसको काम चलिए, ज्यादा से उससे मतलब नहीं रखना है। और इसी को मैंने कहा नवीकरणीय है। जनरली क्या है कि परंपरागत जो इसका लिमिट है, इसकी मात्रा क्या है, सीमित है ना, सीमित है। इसको दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते, पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, पुनः उपयोग में नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका परिभाषा पर मत जाइए, आपके एग्जाम्पल से आता है क्वेश्चन। तो नवीकरण, इसका रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है, दोबारा पुनः उपयोग नहीं किया सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल्स फ्यूल, इसको हम बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन, उसी में कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, है ना, ये सब आपका जीवाश्म ईंधन का ही प्रकार में आएगा। और यूरेनियम जो भी बने खनिज संबंधित है, और मृदा फॉस्फेट, है ना, कुछ इस तरह का मृदा से संबंधित जो भी है फॉस्फेट। तो कहने का मतलब हुआ कि जो सीमित मात्रा में है, जो बहुत जल्द ही एक समय ऐसा होगी समाप्त हो जाएगा, तो उसको हम रख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल में और उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा है गैर परंपरागत, इसको नॉन कन्वेंशनल, या मैंने कहा नवीकरणीय, रिन्यूअल। इसमें बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, सौर, ज्यादा फेमस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, है ना, बायोमास बोल सकते हैं, बायोमास ऊर्जा। तो ये सब ऊर्जा आपका नवीकरण है। तो कभी कभी इसी से क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से या विच ऑफ द फॉलोइंग करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसमें चॉइस दे देगा, 4 को इधर देगा, 1 देगा नहीं है, इस तरह से चॉइस पूछ सकता है। जीवाश्म ईंधन किसमें है, नॉन रिन्यूएबल, और बाकी सोलर है, जल है, जो कभी समाप्त होने की चांस नहीं है और उसको दोबारा उपयोग भी हम कर सकते हैं। पवन है,
कभी नहीं खत्म होगा। सूर्य भगवान का जो सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है वो भी पढ़ेंगे, आपको डिटेल देखेंगे अभी हम। तो पहले एक प्रकार से आप ये समझिए कि नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल दोनों लगभग एक मान रहे हैं, और उसका एग्जांपल मैंने इधर दिया है। जियोथर्मल है, टाइडल एनर्जी है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर को भी आप कह सकते हैं, परमाणु भी बोल सकते हैं इसको, परमाणु भी आ सकता है, परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां से प्रश्न आपके आते हैं। तो एक तो कौन है, आपको इसको पहचानना है। तो पहचानने का तरीका जो असीमित है, ये क्या है, असीमित, असीमित है इधर, और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। एक बार उपयोग होने के बाद भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो उस तरह का चीज को हम रख रहे हैं रिन्यूएबल में, और इधर है नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल में बहुत कम ही है, जीवाश्म ईंधन के बारे में है ना। इसमें कोयला वाला का थोड़ा सा बारे में पढ़ेंगे हल्का सा, कोयला कहाँ से कैसे क्या है, और कोयला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखें। तो ये पहचानने का तरीका कौन गया, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। कभी कभी मैंने बार बार कर रहा हूं कि परंपरागत में भी रिन्यूएबल देता है, वो उचित नहीं है मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। चलिए, मैं पहले परंपरागत स्रोत को लिया, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, है ना, और नवीकरणीय, है ना, और नवीकरण। अभी मैंने बताया इसमें कोयला को इंपॉर्टेंट लिया है। ये काला सोना नहीं, पहले गलत लिखा हुआ है, काला सोना आपको पेट्रोल को कहा जाता है। उद्योग की जननी ये कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको उद्योग की जननी आपको कहा जाता है लोहा को भी, और कोयला को भी दोनों जगह देता है। तो आपका लोहा भी जैसा चॉइस रहेगा, है ना। काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है, यहां गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ फिर डाल दिया, है ना। तो काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है। तो कोयला स्पेशली उद्योग की जन या उद्योग की, चूंकि कोई भी उद्योग चलाना है तो कोशिश रहता है कोयला से विद्युत बनेगा, विद्युत से उद्योग चलता है। तो उसका मूल माने कहिए कि मूल उसका कच्चा जो ईंधन है वो आपका कोयला ही है ना, मूल ईंधन। और कहा जाता है कि उद्योग की जननी में कहा लोहा को भी रखते हैं, लेकिन उद्योग की रोटी किसे कहेंगे, कोयला को, ये स्पेशल है ना। उद्योग की रोटी कहा जाता है, इंडस्ट्री का रोटी ब्रेड, और उद्योग की जननी लोहा, क्योंकि लोहा भी हर एक उद्योग के लिए जरूरी है, इसलिए लोहा को भी रखते हैं, लोहा एंड इस्पात। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आप कोयला भी, यहाँ कोयला भी जाएगा, दोनों ही है, ठीक है, मैं दार उनकर दोनों दे रहा हूं। और कह रहा भारत में जितना उत्पादन होता है विद्युत, उसमें 67% लगभग, होता डाटा आपके आगे पीछे होता है, किसी में 68 दे, किसी में 70 भी आता है। तो लगभग चॉइस के साथ आप आंसर मारिएगा। तो कोयला का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन में ज्यादा रोल है, यानी विद्युत उत्पादन करने में कोयला का भागीदारी कितना है, 67%। बाकी जल का भी देखेंगे, ताप का भी देखेंगे, है ना, सबका अलग अलग देखेंगे। अब कोयला के बारे में, कोयला की प्राप्ति थोड़ा सा कहां से होता है, 96% कोयला कहां से मिलता है, गोंडवाना क्षेत्र से, है ना। ये आपका दामोदर, सोन नदी, महानदी, पेंच घाटी में गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र में 96% कोयला कहां पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र। और दामोदर में भी कभी कभी पूछ देता है, तो देखते हैं कहां कोयला का इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिया है। ये भंडार जैसे है, सबसे ज्यादा बड़ा भंडार झरिया, इसलिए झारखंड आपका टॉप पर रहता है। अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है, तो झारखंड राज्य है, और स्पेशली झरिया सबसे बड़ा माना गया है। फिर ये आपका इसी को डीवीसी बोलते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, है ना, वहां जो बनाया गया कोयला संयंत्र जो है उसके लिए दामोदर वैली। तो सबसे बड़ा भंडार झरिया, इंपॉर्टेंट झरिया। फिर सब देखिए, सब इसमें ज्यादा समझना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देके एक दो बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है। मैंने डाटा खाली एक जगह कर दिया, सिंगरौली एमपी में, ये सोन घाटी में, महानदी पता ही है उड़ीसा में है, ये कोरबा छत्तीसगढ़, और तालचेर, है ना, ये आपका उस क्षेत्र में आता है। तो राजमहल की कोयला ललमटिया, तो हो सकता क्वेश्चन पूछ दे, ललमटिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला भंडार के लिए। तालचेर किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। आप बताएंगे तालचेर में आपका कोयला से संबंधित जो विद्युत योजना बनेगा, ताप विद्युत, उसमें भी देखेंगे। तो सबसे बड़ा भंडार झरिया, ये आपका इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो कोयला की ये भंडार के बारे में है।
और कोयला के प्रकार ये लगभग, ये भी डाटा कहीं कहीं देगा 85 से एवं 85 से 95%। हमने सीधे लिख दिया 90 से ऊपर, ये सी से मतलब कार्बन नहीं है ना। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट, जो सबसे बेस्ट होता है, जो स्पेशली पाया जाता है रियायंसी जिला है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का, वहां ज्यादा पाया जाता है ये। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 90% से एबव यदि उसमें कार्बन पाया जाता है उस कोयला में, उसको एंथ्रासाइट कहते हैं। बिट्यूमेनस ये है 60% से 80। हो सकता है डाटा बार बार कर रहे हैं कि ये डाटा आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, किसी में 55 से भी दे सकता है, तो आप उतना ध्यान नहीं, लगभग रखिए 60 से 90 या 90 से के आसपास चला जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला ही पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा इसका अधिक है, मात्रा में ये अधिक है। क्वालिटी में बेस्ट वो है, सबसे अच्छा क्वालिटी में ये बेस्ट है। क्वालिटी में, क्वालिटी मतलब सब प्रदूषण कम निकलेगा, सब कुछ, मैंने कार्बन ज्यादा नहीं उतना, लेकिन कार्बन इसमें मैक्सिमम ज्यादा रहता है, इसलिए कार्बन उसमें कम निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी मैंने बेस्ट मान गए, मतलब कि इसमें प्रदूषण कम होगा और ज्यादा आपका ईंधन का काम करेगा कम मात्रा में भी। बिटुमेन सबसे अधिक ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा हम लोग इसी का यूज करते हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट है ये नहीं, लिग्नाइट ये 50% 70%, इसमें भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को कहता है ब्राउन कोल, क्या बोलते हैं? ब्राउन कोल। और ये न्यूवेली तमिलनाडु में पाया जाता है ना, ज्यादा फेमस। पल्लाना है जगह है राजस्थान में, लखीमपुर है असम में, और करेवा है आपका कश्मीर में। तो ये सब जगह में आपका लिग्नाइट कोल प्राप्त होती है। और 50% से नीचे जिसका कार्बन है, सी से मतलब कार्बन, याद रखिए जब जहां जहां सी लिखे है। और ये कोयला बनने का मीडिएटर है, यानी कि मीडियम वाला, पूरा पूर्ण रूप से कोयला बन नहीं पाता है, उसी को पीट। सबसे खराब क्वालिटी, सबसे खराब क्वालिटी वाला कोयला कौन है? पीट। तो एंथ्रासाइट, बिट्यूमेंस, लिग्नाइट और पीट। तो यहां से भी प्रश्न पूछता है कभी कभी, कौन सबसे बेस्ट क्वालिटी है, भारत में सबसे अधिक कोयला कौन। एंथ्रासाइट में कार्बन कितना पाया जाता है? तो हो सकता है 95 की जगह 85 से भी दे सकता है, तो आप 90 के रखिए, उससे चॉइस में आपको ऐसा देगा कि आप पकड़ा जाएगा, चॉइस में गड़बड़ नहीं होगा। तो ये था कोयला के प्रकार। अब हम थोड़ा सा कोयला से बाहर निकलते हैं, अब हम प्राकृतिक गैस, मैंने कोयला के, कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन का पार्ट में आता है ना, जीवाश्म ईंधन, जो आपका और नवीकरणीय में आता है, यानी कि परंपरागत में आएगा। नहरपुंग ये असम में सबसे पहली बार ये प्रयोग के तौर पर पहला कुआं खोदा गया, लेकिन वहां तेल नहीं मिल पाया, तेल की प्राप्ति नहीं हो पाई 1866 में। लेकिन माकुम एक क्षेत्र है जहां असम में पहली बार तेल प्राप्त हुआ ये। लेकिन कहता माधुरिता, ये भी असम में पहला तेल शोधन केंद्र बना। ज्यादा फेमस है डिगबोई, ये पहली बार व्यावसायिक रूप से एकदम प्रोली कमर्शियल है ना, व्यावसायिक रूप से डिगबोई। तो इससे आपको देखिएगा डिगबोई ज्यादा फेमस है और सबकी तुलना में। लेकिन जानकारी सबको होना चाहिए कि पहला कुआं कहाँ खोदा गया? नहरपुंग में, लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन फिर दूसरा कुआं माकुम क्षेत्र में, माधुरिता असम में पहला तेल शोध केंद्र। तो क्वेश्चन डेटिंग याद मत रखिए, नाम याद रखिए, डिगबोई ज्यादा फेमस है, तो असम का इंपॉर्टेंट है ये सभी देखिए अभी असम में है। असम से बाहर जब जाएंगे तो सबसे पहले आपका अंकलेश्वर, ये देखिए बराबर क्वेश्चन आता है। अंकलेश्वर 1960 में सबसे VVI, ये अंकलेश्वर में असम से बाहर पहली बार तेल कहां मिला? गुजरात में अंकलेश्वर। और ये तेल कुआं के लिए बराबर परीक्षा में क्वेश्चन आता है, और तेल कुआं के लिए फेमस है। और इसका नाम दिया गया वसुधारा, नाम दिया गया था, इस तेल कुआं का नाम स्पेशल नाम दिया गया वसुधारा। फिर बाद में धीरे धीरे सब जगह 1975 में मुंबई हाई ट्रांबे तेल को 76 से इसका उत्पादन हुआ। लगभग सबसे अधिक उत्पादन यहीं से होता है, ये आपका प्राकृतिक गैस, या गैस और तेल जो भी कहे दोनों के साथ है ना, पेट्रोल का, पेट्रोल। तो सबसे ज्यादा कहां पूछेगा? तो महाराष्ट्र का किस जगह में? मुंबई हाई या ट्रांबे, है ना। 76 से उत्पादन, कभी डेट ही पूछता कब से उत्पादन शुरू हुआ। खोज हुआ 75 में, और 76 से एक साल के बाद वहां पर उत्पादन चालू हो गया। और कुछ कुछ जगह है जो इंपॉर्टेंट, हल्का का नाम याद रखिए। अलियाबेट से गुजरात में तेल कुआं के लिए, रामानाथपुरम नाम है पुरम जैसा तमिलनाडु में, यहाँ पर गैस भंडार मिला है ना। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आजकल CNG से ही गाड़ी चलने लगा सब कुछ जगह।
पारादीप फेमस है उड़ीसा में, किस लिए प्रसिद्ध है? कुवैत, यानी कुवैत की मदद से बनाया गया तेल रिफाइनरी। बहुत अच्छा, हो सकता पूछ दे पारादीप में जो उड़ीसा में तेल रिफाइनरी, तेल को साफ, चूंकि वो कच्चा तेल निकलता है ना, उसको सफाई करके यूज के लिए बनाया जाता है कि माने आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कुवैत की मदद से, कुवैत सरकार वहां की मदद की थी। रत्नागिरी महाराष्ट्र, ये ओमान की मदद से बना यहाँ रिफाइनरी सेंटर। तो कुछ लोग, हम लोग शुरू में नहीं आइडिया था तो हम लोग को मिला। बरौनी में ये है रूस की मदद से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन बरौनी। मथुरा से ईपी में इराक के मदद से बना, बाकी इराक से तेल भी आता है यहाँ। और कोयली, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है गुजरात में। तो ये सब पॉइंट आपको थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करना है बार बार, ताकि आपको याद कर मसा, सब डाटा को मैंने खाली कलेक्ट किया गया ताकि आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े और क्वेश्चन पकड़ा जाए। क्वेश्चन पकड़ाना चाहिए, है ना, ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, क्वेश्चन कैसे आ रहा है वहां से जरूर देखिए। तो पारादीप, कुवैत, रत्नागिरी, ये ऐसा टॉपिक है सोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन जो आपका आम परीक्षा, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है आपका बैंकिंग, बीपीएससी, चाहे जो भी यूपीएससी, सब में जगह आपका एक क्वेश्चन यहां से रहता है। तो आपका नेट में तो है ही है, बाकी दूसरे परीक्षा प्रतियोगी में भी ये काम देगा। सोलर एनर्जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि जो कभी सीमित नहीं हो, असीमित कर दीजिए, असीमित, है ना, अनलिमिटेड। तो सोलर एनर्जी पता ही है ना, सन में एनर्जी है, रेडिएशन निकलता है इससे, विकिरण, है ना। ये विकिरण द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पर एनर्जी पहुंचती है ना, एनर्जी। अगर कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो पता होगा उनको, फोटो वोल्टिक सेल होता है ना, सेल, सेल द्वारा, है ना, फोटोवोल्टिक सेल। वो क्या होता है देखेंगे अभी फोटोवोल्टिक डिटेल कि कैसे आपका सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। पहले ही देखिए, कुछ देख सोलर एनर्जी क्या है, तो नॉन कन्वेंशनल, ये पहला पॉइंट जो उपाय है। नवीकरणीय, अच्छा है, जिसको क्षय नहीं कर सकते हैं वही है। अनलिमिटेड, है ना, अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं कभी कभी, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी का खूबी ये है, जब ये रेडिएशन आता है पृथ्वी पर, तो कुछ तो वायुमंडल से अंतरिक्ष में रिटर्न होता है, कुछ पृथ्वी पर आता है। इसको हम बताएंगे, आपका पृथ्वी का हीट बजट बोलते हैं इसको, उष्मा बजट, उसको भी पढ़ना है, क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है ना। पृथ्वी का उष्मा बजट से क्वेश्चन, कैसे कैसे पृथ्वी पर उष्मा का आना, परसेंटेज में चाहे यूनिट में, वो देखेंगे। लेकिन कहता है कि आपके सन से जो आता है रे, चाहे रेडिएशन, मैंने कल ही बताया था हल्का सा कि जब ये आती है तो ये शॉर्ट वेव होता है। क्या होता है ये? शॉर्ट वेव। अब जब पृथ्वी से टकराती है तो क्या बनती है? लॉन्ग वेव, जिसको मैंने कहा था CO2 क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। CO2 से क्या करता है? एब्जॉर्ब। इसी कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। कल मैंने इसको हल्का सा चर्चा किया था कि शॉर्ट वेव लेंथ कोई है ना, तो CO2 को मेन कारण माना गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और भी है, मीथेन भी है ना, बहुत सा गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो कारण कई हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान देना कि सोलर एनर्जी से जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, मेरी टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन मैंने टू द पॉइंट को लिखा है। तो सोलर एनर्जी जो क्वेश्चन आता है, एक चीज और, सोलर एनर्जी जो कहते हैं, हम लोग आजकल चल रहा है सोलर प्लेट, सुने होगा नाम ना, सोलर प्लेट, है ना, छत पर लगा रहता है, आप उस पर लाइट पड़ेगा और उसमें क्या होता है? सिलिकॉन का लगा रहता है लेयर, है ना, सेल होता है, उसमें छोटे छोटे सेल होते हैं ना, छोटे छोटे सेल लगेंगे। अब वो क्या करता है? आपका लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपका फोटोवोल्टिक सेल का यही काम है, लाइट एनर्जी को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। और डायरेक्ट बीच में यांत्रिक ऊर्जा भी आता है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा बदलता है। देखते कैसे उसमें लगा भी रहता है कुछ कुछ मशीन। अब तो नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है। तो सोलर प्लेट पे आप देखिए कभी घर पर, तो सोलर प्लेट का इंपॉर्टेंट ये देखिए, पहले मैंने इसको दो प्रकार में बांट दिया है। कभी कभी ये भी होता है कि सोलर एनर्जी
डायरेक्ट तो आप खाना बनाने में, प्रकाश के लिए, विद्युत उत्पादन में यूज करते ही करते हैं, डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। और एक है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे तरंग, ज्वार भाटा, पन बिजली, ये इसमें भी सोलर का भी प्रयोग करते हैं। ज्वार भाटा भी आपका सूर्य के प्रकाश के कारण, बताएंगे कैसे इसमें ज्वार भाटा आता है ना, उसका ही वेव का एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, तरंग भी उसी कारण, पन बिजली, तो ये सब में भी सोलर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है ना। तो सोलर का एक रूप इधर भी है, एक रूप उधर भी है। तो उधर डायरेक्ट है, खाना बना, जैसे खाना बनता है, सोलर का सोलर कुकर भी आ गया है। बाकी घर पर बैटरी लगा के टीवी देखते हैं, कुछ भी चलाते हैं, विद्युत उत्पादन होता ही है ना। शीतलन के लिए सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल, है ना, वोल्टिक सेल तकनीक यूज करते हैं। बायोमास में भी आपका यूज करेगा। अब पवन ऊर्जा तो है ही है, पवन चलता है तो वहां भी जहां पर टेम्परेचर, देखिए जहां पर टेम्परेचर की बात होगी वहां पर सोलर की भी बात की जाएगी। सूर्य की किरणें जब तक नहीं पड़ेगी तो टेम्परेचर, ताप डेवलप कैसे होगा, विकसित कैसे होगा, ताप कैसे आएगा? तो ताप वाला, अब पवन चल रहा है तो पवन में भी टेम्परेचर और सोलर का कमाल है ना, क्योंकि हवा का पैदा होना भी तो उससे से जुड़ा है ना। तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछा है कि सॉरी, ये वाला अप्रत्यक्ष तौर से आपका तरंग ऊर्जा, ज्वार भाटा, पन बिजली जो पढ़े हैं, ये सभी आपका आएगा, ये रिन्यूअल में ही आएगा, यानी कि नवीकरणीय में आएगा, है ना, नवीकरण, इधर वाला पार्ट नवीकरणीय में है। तो सोलर भी आपका ये नवीकरणीय में तो आता ही है ना, तो उसी का दिखाया है, खाली प्रकार थोड़ा बांट दिए हैं। अब देखिए एक सोलर प्लेट क्या है, मैंने बताया था सोलर प्लेट एक सोलर सेल से बनता है, उसमें कई सोलर प्लेट होता है ना। इसमें वैसे सिलिकॉन बताया था, वो सेमीकंडक्टर के रूप में काम करेगा। देखिए एक सोलर पैनल के अंदर कई छोटे छोटे सोलर सेल होते हैं, ठीक है, और कई सारे छोटे छोटे मिलकर एक बड़े सोलर पैनल बनाते, बहुत बड़ा पैनल जनरली होता है 60 को, कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा पैनल 60-72 से बड़ा रहता है, जोड़कर एक बड़ा सोलर पैनल बनाता है। इसमें सिलिकॉन रहता है और एक सेमीकंडक्टर पी और एन, सेमीकंडक्टर कई प्रकार पढ़िएगा, आपका फिजिक्स में पढ़ना है पूरा डिटेल से, हमने खाली ज्यादा नहीं। सिलिकॉन में भी क्या है, पी और एन प्रकार के दो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है जो सिलिकॉन के बने होते हैं, और सिलिकॉन की छोटी छोटी परतों को फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है ना, सेल भी कहा जाता है, पीवी सेल बोलते हैं, फोटोवोल्टिक सेल। और यही सेल का काम है सोलर ऊर्जा को टच में विद्युत ऊर्जा में बदलना। डीसी को बोलते हैं, डीसी डायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट करंट, है ना, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक होता है अल्टरनेटिव करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। अब कहता है कि मैंने फिर बताया, फिर उसको डीपली करके कि जब सूरज की किरणें पड़ती है सोलर प्लेट पर तो उष्मा के कारण क्या होता है, ये गर्म होता है। जैसे आपका प्लेट है, ये मान लेते हैं, और ये आपका सोलर प्लेट है ढेर सारा, है ना, ऐसे बना रहता है, और इस पर रे आया मानते हैं ऊपर से, कारण कि जब गर्म होगा, हीट होगा, हीट पाकर इसमें जो सोलर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर लेता है ना। और इलेक्ट्रॉन के कारण, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं, करंट क्या, व्हाट इज करंट, करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करने लगा तो अपने करंट पैदा हो गया, उसी को हम बोल रहे हैं बिजली, है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ड्यू टू हीट के कारण, जो हमारा हीट पैदा होता है उसके कारण। चलिए फिर देखते हैं, सभी छोटे छोटे सोलर सेल मिलाकर सोलर पैनल बनते हैं और सोलर पैनल के माध्यम से बिजली बनती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोलर प्लेट में तो याद रखना, सिलिकॉन, सिलिकॉन, और दूसरा है सिलिकॉन के साथ साथ आपका पी और एन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ये ध्यान देना है। सौर ताप ऊर्जा केंद्र, सौर ताप ऊर्जा केंद्र ये कहाँ है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मथानिया एक गांव है राजस्थान में। सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मान सब सौर से संबंधित जो भी है, ग्वाल पहाड़ी है, ये हरियाणा में। खाना बनाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तिरुमाला में। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ है, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा बनाया गया है। सौर ताप ऊर्जा केंद्र कहाँ है, पहला पथानिया गांव में राजस्थान में। और खाना बनाने वाला जो कुकिंग सोलर कर सकते हैं संयंत्र कहाँ बनाया गया, तिरुमाला में, जो आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा ये सब सोलर से संबंधित क्वेश्चन, मैं कंडक्टर पर ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, भारत सरकार 2030 तक 500
गीगावाट, GW मतलब गीगावाट, क्या है गीगावाट, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ना। यानी कहने का मतलब कि पूरे नवीकरणीय रिन्यूएबल सोर्सेज में कहता है कि 500 गीगावाट आपका रखा गया है लक्ष्य, पूरा नवीकरणीय का, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा में। और कह रहा कि उसमें 50% किसका होगा, सोलर का, है ना, 50%। तो 50% नवीकरणीय ऊर्जा में, और टोटल का 50%, जितना नवीकरणीय ऊर्जा होगा उसमें 50% योगदान किसका रहेगा, सोलर का। इसलिए सोलर का भारत सरकार ने सभी लोगों को शहर में, नगर में, सभी जगह आपका देखते हैं, आप ऑफिस में भी सोलर प्लेट लगाया जा रहा है बहुत जगह, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर, ताकि विद्युत का उत्पादन जो हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं थर्मल पावर, उसमें कमी आए और बाकी सोलर एनर्जी से ज्यादा विद्युत पैदा हो। तो एक इंपॉर्टेंट है सोलर वाला पार्ट में। फिर आते हैं सूर्य तप, ये है इंसोलेशन। क्वेश्चन आता है, ये कहता है, इससे क्वेश्चन कभी कभी एक आध को पूछा है, ये जल्दी ज्योग्राफी का पार्ट है, प्योरली ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन फिर भी लघु तरंग, मैंने कहा कि सूर्य से जो रोशनी निकलती है वो शॉर्ट वेव होती है, जब रिटर्न होती है पृथ्वी से तब लॉन्ग हो जाती है, इसको मैंने कहा CO2 ऑब्जॉर्व करती है। तो लघु तरंग को पृथ्वी को आने वाली बीकन को क्या कहा जाता है, सूर्य तप। तो सूर्य तप को मतलब कुछ नहीं, जो रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचती है उसी को हम लोग सूर्य तप कहते हैं, है ना, सूर्य तप। इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने कुछ कुछ बनाया है, कैसे कैसे 100 इकाई में जाता है, उसको चार्ट बना के तुरंत वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन आता है, उसी को मैं लैंग्वेज में लिखे हुए हूँ, पृथ्वी का उष्मा बजट, है ना। अगर हम इसको 100 इकाई मानिए तो परसेंटेज ही मान सकते, कभी परसेंटेज करके पूछ देता है। अगर पृथ्वी वहां से निकल रहा है 100% इकाई मान लेते हैं, तो कहता है कि कुछ तो आपका पहले परिवर्तित हो जाएगा आपका अंतरिक्ष में ही, अंतरिक्ष में ही परिवर्तित होता है। कितना, 35 है ना, 35 इकाई या 35% ही बोल सकते हैं आप, अगर 100 का मान के चलते हैं तो 35% इकाई परिवर्तित, रिफ्लेक्शन हो जाता है अंतरिक्ष में ही, यानी कि पृथ्वी पर वायुमंडल में आता नहीं है ना, बाहरी अंतरिक्ष से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है ये वापस। 35 में भी मैंने कहा 27%, 2% और 6%, है ना। 27% बादल से, 2% जो हिमालय चोटी पर जो जमे हुए बर्फ है वहां से रिफ्लेक्ट होता है वायुमंडल। अब वायुमंडल ऊपरी सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, है ना, वहां से भी आपका क्या होता है, 6 इकाई रिफ्लेक्ट होता है। तो देखिए 27, 2, 29, 29 और 6, 35, ये दो सबको मिलाकर क्या है, ये 35 बना दे रहे हैं, है ना। इसी को कभी कभी अल्बीडो बोला जाता है, अल्बीडो। कभी पूछेगा अल्बीडो क्या है, तो वह उस सूर्य तप का वह उष्मा होती है जो अंतरिक्ष में परिवर्तित होती है, लगभग कितना होता है, 35%। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब 65 यानी 100 में से 65 घटाइए, यानी 6 माइनस 35 करें तो कितना आ जाएगा, 65। बाकी जो 65 है वो वायुमंडल में आता है, अभी सतह पर नहीं आता, वायुमंडल के यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल, है ना। हम लोग पढ़ते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, मध्य मंडल, उस तरह से फिर आयन मंडल। तो उस मंडल में बता रहे हैं कि जो वायुमंडल का जो कई प्रकार है उसमें बता रहे हैं वहां आता है, और उसमें कहता है कि 51 जो है पृथ्वी के सतह पे आता है यानी कि क्षोभ मंडल में। बाकी क्या है, 14 जो है वायुमंडल में फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है धूलकण के द्वारा, जो भी कारण से, है ना, वो अवशोषित हो जाता है 14। ये एक इंपॉर्टेंट 14 यहाँ अवशोषित हुआ, आइए पृथ्वी पर आया। अब कहता है पृथ्वी पर फिर आया, तो फिर कहता है इसमें 17 जो है टकरा कर क्या होता है, अंतरिक्ष में वापस हो जाता है, और 34 क्या हुआ आपका वायुमंडल द्वारा अवशोषित होगा, है ना। तो देखिए अवशोषित यहाँ पर 14, तो 14 प्लस 34 ये कुल हो जाएगा कितना, 48% क्या होगा आपका, या यूनिट पकड़ लेते, यूनिट लिखिए, ये अवशोषित हो जाएगा ये वायुमंडल पृथ्वी का। तो कुल है, अगर पूछेगा पृथ्वी को वायुमंडल द्वारा कितना हुआ और ऊपरी वायुमंडल द्वारा कितना हुआ, तो 14 इधर है और नीचे सतह पर 34, 48, तो इधर कितना बचेगा, परिवर्तन कितना ऊपर में, 35 यहाँ हुआ और 17 यहाँ, ये अंतरिक्ष में गया और ये अंतरिक्ष में गया, तो ये परावर्तित वाला,
ये कितना हो जाएगा 52%। तो 52% क्या होता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, आपका जो भी हीट उष्मा है वो वापस चला जाता है। तो अब आपको 52 48 कितना हो गया 100। इसी चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा, 100 इकाई या 100 परसेंटेज पे चलता, परसेंटेज भी दे सकता है। तो 100 में 35 गया अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो गया, 65 आ गया वायुमंडल में, उसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी पे 51 आया और 14 वायुमंडल में ही अवशोषित कर लिया, है ना। और 51 में कह रहे हैं कि 17% जो है 17 इकाई है अंतरिक्ष में फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है और पृथ्वी के सतह पर वायुमंडल पहुंचता है 34। तो ये थोड़ा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कभी कभी अल्बीडो वाला क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी में ज्यादा अल्बीडो का नाम आता है। तो 52 पर मैंने इसको लिख भी दिया है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित किए गए 48 इकाई, 14 + 34 अभी बताया जस्ट, और अंतरिक्ष में जो है गया 35 + 17 कितना हो गया 52 इकाई, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बजट से हीट उष्मा जिसको बोले, इसमें लिखा भी होगा, अब देखिए, सॉरी इसी को लाइन में लैंग्वेज में लिख दिया, उससे घबराना नहीं है, लैंग्वेज में लिखा हुआ केवल है। ये देखिए पृथ्वी का उष्मा बजट, है ना, हीट बजट ऑफ द अर्थ। ये थोड़ा सा समझ, ये आपको जीके में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है ना। बहुत डीपली नहीं जाना, लेकिन आप बेसिक याद है कि यहाँ 35% रिफ्लेक्ट अंतरिक्ष में हुआ, डायरेक्ट पहले ही हो गया, फिर वायुमंडल में आया, फिर वायुमंडल इसमें भी 27 बादल से, उतना डीपली अलग नहीं पूछता। 35 टोटल हो सकता है, 52 आपका वापस हुआ अंतरिक्ष में और 48 सबका अवशोषित हुआ वायुमंडल में यानी पृथ्वी के। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का उष्मा बजट से, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने दे दिया हूँ। ये था आपका सोलर एनर्जी के पर, है ना। सोलर एनर्जी ज्यादा इतना से काफी आपके लिए, क्योंकि सबको पढ़ना है धीरे धीरे। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी सबको मालूम है, आजकल पवन चक्की होता है उससे चलता है। ये भी क्या है पगड़, ये भी इसका स्रोत अनलिमिटेड है, असीमित है, इसलिए नवीकरणीय आएगा और अच्छा है, कभी समाप्त नहीं होने वाला हवा। तो इसमें पवन चक्की होता है, चक्की जिसको नोदक रोटर भी बोलते हैं, और जो क्या करता है पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहले पवन से क्या होगा, टरबाइन भी इसमें लगा रहता है, टरबाइन भी लगा रहता है ना, या कह सकते हैं आप इसको जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि पवन तो खाली आपको जो पंखे का जो पंखे का डैना होता है उसको हिला, माने चक्कर लगाता है ना, देखिएगा, ये देखिए पवन चक्की द्वारा क्या होता है, वायु को गतिज ऊर्जा में क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा क्या चीज बदलता है, जनरेटर जो होता है विद्युत ऊर्जा, कि रोटर का काम का, रोटर जो होता है या आपका जनरेटर कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ सकता है, नोदक रेटर का क्या काम है पवन चक्की में, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब पवन चक्की आप समझ रहे हैं, हवा के द्वारा चलने वाला। और जल्दी जो पवन चक्की जो बोल रहे हैं डैना वाला बता रहे हैं, वो जल्दी लकड़ी या शीशा या कहीं कहीं धातु के प्लेट के बने होते हैं ना, और जो अपने एक्सिस पर घूमते हैं, जैसे जस्ट पंखा जैसा, है ना, एक्सिस पर घूमते हैं। तो आपका जो कह रहे हैं कि आपका पवन के साथ जो जितना तेज पवन चलेगा उतना आपका ज्यादा एनर्जी पैदा करेगा वो पवन ऊर्जा। तो ये डिपेंड करता है कहाँ कैसा हवा तेज चलती है कम चलती है उसके आधार पर। चलिए, तो पवन में भी थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी यहां से पूछा है कि पवन ऊर्जा में पहला रैंक किसका है, चाइना का पवन ऊर्जा में, सॉरी पवन ऊर्जा के उत्पादन में, है ना। तो चीन पहला रैंक, ये फर्स्ट रैंक, यूनाइटेड में सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक कभी कभी सजाने आता है, और इंडिया यानी फोर्थ रैंक। यानी इंडिया का पवन ऊर्जा उत्पादन कितना है, चौथा रैंक है वर्ल्ड में, है ना। फिर स्पेन है, फिर ब्रिटेन है, तो कम से कम 4 याद रखिएगा, चीन पहला, अमेरिका सेकेंड, थर्ड जर्मनी, चौथा तो भारत है। ये स्पेन ब्रिटेन नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। भारत में कौन है, लेकिन अभी देखिए अभी हो सकता, अभी ठीक है, बाद में 2 साल के बाद या 1 साल बाद हो सकता चेंज कर जाए, कभी कभी करंट में बदलता रहता है ना। भारत में गुजरात पहला रैंक है, सेकंड तमिलनाडु है पवन में, कर्नाटक में कभी कभी पहले था तमिलनाडु भी था, है ना, तमिलनाडु पहले फर्स्ट रैंक था, लेकिन अभी गुजरात आ गया। अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो गुजरात को फर्स्ट रैंक दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक थर्ड में, महाराष्ट्र फोर्थ में, राजस्थान
फिफ्थ में है। तो कम से कम 1 2 3 भी रखे, 3 तक भी याद रखेंगे तो आपका चॉइस में क्वेश्चन अगर देता है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको पकड़ा जाएगा। तो गुजरात का पहला रैंक ये है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। पवन फार्म क्या होता है, तो वही जहां पवन के लिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा फार्म्स होता है ना, बहुत बड़ा एरिया होता है, कई एकड़ में फैला होता है, और वहां स्पेशली विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया फैक्ट्री टाइप का होता है बना हुआ, जहां पर बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर लगाया जाता है जो आपको क्या कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरली पहाड़ पर ज्यादा लगाया जाता है, सुदूर में पहाड़ पर और या समुद्री तटों पर, क्योंकि वहां हवा तेज, जहां हवा तेज चलेगी वहां पर पवन चक्की लगाना ज्यादा उचित होता है। उसी को पवन फार्म बोलते हैं, बड़े एरिया में रहता है ना। तो ये पवन फार्म से भी क्वेश्चन आया कि पवन फार्म क्या है। पवन फार्म मतलब कुछ और नहीं, विद्युत उत्पादन के लिए बहुत बड़ा वन एरिया में लगाया गया संयंत्र कहिए, प्लांट कहिए, है ना। और एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र ये लांबा गुजरात में, ये अच्छा इंपॉर्टेंट, कच्छ में, एकदम समुद्र के किनारे, है ना, कच्छ। तो यही क्वेश्चन पूछ सकता कि लांबा किस लिए प्रसिद्ध है, पवन एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी, और सबसे बड़ा पवन संयंत्र लगा फार्म। चलिए, तो हमने पढ़ा सोलर, अब पढ़ रहे हैं पवन भी, अब पढ़ रहे हैं जल, वाटर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं ना, वाटर इलेक्ट्रिक एनर्जी या हाइड्रो भी बोलते हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको आप हाइड्रो बोलिए। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है जल से, तो सब जगह जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है कि पहला संयंत्र कहां लगा था, ये दार्जिलिंग। ये हमेशा जीके का प्रश्न में क्वेश्चन रहता है, दार्जिलिंग वाला क्वेश्चन। ये वेस्ट बंगाल में 1897 में लगा था, है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दार्जिलिंग। दूसरा है द्वितीय सेकंड कब लगा था, शिव समुद्रम जगह है कर्नाटक में, ये शिव नाम है, कावेरी नदी पर बनाया गया है जब, है ना, जलिए नदी के किनारे, चूंकि वहीं से जल का उपयोग किया जाता है और उस पर बांध डैम्प बनाया जाता है, बड़ा बड़ा डैम्प, और वहां से जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है ना, विद्युत उत्पादन, यानी कि बड़ा बड़ा डैम्प बनाकर, बांध जिसको बोलते हैं। तो शिव समुद्रम फेमस ज्यादा है, कावेरी नदी पर है 1902 में। फिर है दामोदर नदी, दामोदर घाटी में बहुत सा है, जैसे मैथन, ये आपका झारखंड, सब झारखंड वाला तीनों, है ना, मैथन, तिलैया, कोनार, सब झारखंड, सब जल विद्युत से संबंधित है। सब डैम्प यहाँ बना हुआ, तिलैया डैम भी है ना। तो उस डैम के ही आपका क्या है, विद्युत ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है। पेरियार, ये पेरियार खुद नदी के नाम पर भी दिया है, पेरियार जल विद्युत परियोजना, ये तमिलनाडु में है ना। ये भी आपका क्या है, पेरियार नदी पर भी बसा हुआ है, बनाया गया डैम पर। तो कुछ कुछ हो सकता है पूछ दे, तो ये वाला ज्यादा फेमस है, ये सबसे VVI है। प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कौन है, दार्जिलिंग। सेकेंड में आएगा शिव समुद्रम, बाकी फिर मैथन, तिलैया, कोनार, ये भी जल है झारखंड का, ये तमिलनाडु। तो कुछ कुछ मैंने दिया, सब नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो दे दिया है। टिहरी का है ना, टिहरी जल आपका भगीरथी नदी पर, उत्तर प्रदेश। कोयना है, महाराष्ट्र में है, कोयना भी आपका कोयने नदी होगा, हम समझते हैं, उत्तराखंड। अब यह है जल विद्युत उत्पादन में, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन, है ना। जल विद्युत उत्पादन पहला रैंक किसका है, ये उत्तराखंड का फर्स्ट रैंक। मैं बार बार कह रहा हूं कि रैंकिंग ये कभी कभी चेंज होता है समय के हिसाब से, अभी हो सकता है यही, अभी मुझे यही लगा डाटा मिला है, उत्तराखंड फर्स्ट, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड ये, और फोर्थ ये, अब फिफ्थ गुजरात। ये रैंकिंग पे दिया गया है। विश्व में देखेंगे तो चाइना पहला रैंक पर है, कनाडा सेकेंड रैंक पर है, ब्राजील थर्ड पर, अमेरिका फर्स्ट। यानी कि जल विद्युत, जल से विद्युत बनाने में, है ना, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, तो ये ध्यान देना है। तो जल से पढ़ लिए हम लोग, फिर उधर पवन से पढ़े, फिर सोलर से पढ़े, फिर कोयला से पढ़े। अब चलते हैं ताप विद्युत, है ना, ताप विद्युत कैसे ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा। एक होता है जियोथर्मल, है ना, पढ़ेंगे भूताप, थोड़ा सा अंतर है ना, लेकिन है वो भी टेम्परेचर से संबंधित, ये भी टेम्परेचर संबंधित है। ताप विद्युत ऊर्जा क्या है, सबसे अधिक कोई पूछेगा, एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक होता है किससे, सबसे अधिक होता है, हो सकता है आपको दे दे
जल से, गोबर गोबर कहते हैं, ज्वार भाटा से, है ना, तरंग से, और एक दे दे ताप से। आंसर कौन होगा? ताप। इसलिए मैंने लिखा 75% विद्युत इसे, और ताप के लिए चाहिए कोयला, यहाँ कोयला का इस्तेमाल होगा, है ना, ताप विद्युत में, याद रहे। इसलिए देखिए ताप विद्युत तो वही लगाया जाता है जहां पर कोयला ज्यादा मिलता है, इसलिए इसका संयंत्र भी, प्लांट भी वहीं लगता है ना। तो कोयला का इंपॉर्टेंट इसमें योगदान है कच्चा माल के रूप में, ताप विद्युत। तो 75%, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी भूमिका ताप विद्युत का, ये सबसे अधिक, मैंने परसेंटेज भी दे दिया है। चलिए, अब इसके लिए सरकार ने एक बनाया था एनटीपीसी, नेशनल पावर थर्मल पावर, एनटीपीसी, गलती लिखी, सॉरी, लिख रही, टाइपिंग मिस्टेक है, एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना 1975 में। कभी पूछता है ये, है ना, कब हुआ है? अब देखिए कोयला पर आधारित देश, मैंने कहा कोयला पर आधारित होगा, जो गैस पर आधारित हो सकता है, प्राकृतिक गैस पर भी। तो कोयला पर आधारित, जो कोयला से मैंने ताप से, कोयला को जलाकर ताप बनाया जाता है, ताप से भी जो विद्युत पैदा करता है, जैसे सिंगरौली फेमस है, कोरबा, फिर जही जहां कोयला ज्यादा है वहीं रहेगा, छत्तीसगढ़, कहलगांव भागलपुर बिहार में, और तालचेर उड़ीसा। अभी जस्ट हम कोयला वाला टॉपिक में पढ़े थे, है ना, सिंगरौली, कोरबा, कहलगांव और तालचेर। चले, गैस आधारित ताप, अब देखिए अभी कोयला के अलावा फिर गैस पे चलता है, जैसे अंता है, औरिया है, कवास है, तमनार है। तो अंता है राजस्थान में, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता कि ये क्या है, सब ताप विद्युत संयंत्र के प्लांट है जो गैस पर है ना, ये गैस वाला मैंने बताया जितना है सब गैस वाला। तो कवास, तमनार, औरैया, ये सब थोड़ा सा, और सबसे कर मेगा पावर प्लांट जो 1000 मेगावाट उत्पादन करता है, ये तमनार वाला। तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट ये भी है, तो थोड़ा सा सबको ध्यान से देखिए, कुछ ज्यादा है इसमें नहीं, बस मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं। चलिए, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी, और ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है ना। तो पहले परमाणु ऊर्जा कच्चा माल और भी है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम ज्यादा मुख्य है, इसलिए मैंने उसी का लिखा, यूरेनियम ही मुख्य कच्चा माल है जिससे आपका परमाणु ऊर्जा पैदा होता है। इसका जो अयस्क होता है ये पिच ब्लेंड होता है, सबको मालूम है, कहीं पूछता है यूरेनियम किसके अयस्क से प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेंड और जिसको बोलते हैं। और भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा फेमस है, और भारत में यूरेनियम जो पाया जाता है, याद है, जादूगोरा एक जगह है, फेमस जगह है, और भी जगह है लेकिन ज्यादा फेमस है जादूगोरा, ये पड़ता है झारखंड में, है ना, ये घाटशिला के पास पड़ता है, घाटशिला बोलते हैं, उसी के आसपास है ये, घाटशिला या मुसाबनी, है ना, जहाँ यूरेनियम का खान है। यहाँ क्या है, यूरेनियम का खान है, यूरेनियम का खनन किया जाता है, यूरेनियम खान। तो जादूगोरा क्यों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आता है ना, भारत में। लेकिन फिर भी भंडार तो जरूर है, लेकिन उतना भी भंडार नहीं है। और थोरियम का भंडार कहता है, यूरेनियम के लिए फेमस है, और थोरियम जो है मैंने केरल के समुद्री तट पे है, केरल के किनारे समुद्र तट में थोरियम पाया गया है, तो वहां से भी मिलता है, वहां भी थोरियम निकाला जाता है, और उसका हम परमाणु ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से कहता है यूरेनियम को जो आइसोटोप, समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है जिसका परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होता है ना। ये सब लोग पता है, कार्बन में पढ़ते हैं ना, 6 6 12 6 6 14, ये भी समस्थानिक है, परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, और द्रव्यमान संख्या अंतर। वही चीज यूरेनियम में भी होता है, जैसे यूरेनियम देखिए 238 है ना, 235 और 234 है ना, ये यूरेनियम है, ये है ना, देखिए अलग अलग है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, समस्थानिक, यानी कि इसका देखिए सबका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ये आपका परमाणु द्रव्यमान दिखाया गया, द्रव्यमान संख्या है ना, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर, इसको मास नंबर है ना, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या 238 234 आई सीरीज है, ये सबसे पहला ज्यादा, फिर ये सेकेंड रैंक, और सबसे कम 234। ये रैंकिंग के आधार पर दे दिए कि सबसे ज्यादा इसका मात्रा है, फिर सेकंड है, यही आप प्रकृति से मिलता है, वो जो भी मिलता है सब आपका अयस्क के रूप में, पिच प्लेन जो बताया, थोरियम मैंने बता दिया। अब कहता है कि यूरेनियम 235 की कुछ विशेषता, इस पर क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने दिया हुआ, कहा कि इसका संकेंद्रण करने के संवर्धन प्रक्रिया द्वारा इसको बढ़ाया जाता है,
और इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं 200 पर इसको आप प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। और कारण है कहता है कि ये जो है रेडियो एक्टिव तो है ही है लेकिन कम है, मैंने लिखा है कम रेडियो होता है। और कहता है इसी का प्रयोग, चूंकि रेडियो एक्टिव का तर्क होता है जिसमें अल्फा बीटा गामा निकले, अल्फा बीटा गामा रे निकले, क्योंकि वो वह तत्व जो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है ना, जिसके कारण उससे क्या होता है अल्फा बीटा, ये पूरा केमिस्ट्री का चीज है या फिजिक्स का चीज है, फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का हल्का पता निकलता हूँ। अल्फा बीटा गामा रे निकलता है, उसको रेडियो तत्व बोलते हैं। आपका गामा न्यूट्रल होता है, अल्फा बीटा आपका माइनस और अल्फा पर प्लस होता है, +2। और इसलिए कहता है कि इसका यूरेनियम 235 का ज्यादा प्रयोग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। और इसीलिए चूंकि इसको कहते हैं अवक्षयित यूरेनियम भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा इसको यूज किया जाता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम 235 से क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किस यूरेनियम का ज्यादा प्रयोग होता है, 235, चूंकि इसको प्रोसेस के थ्रू बढ़ाया जा सकता है। और नाभिकीय रिएक्टर क्या, इससे भी पूछता कभी कभी। न्यूक्लियर रिएक्टर वो भट्टी होता है, हम उसको परमाणु भट्टी बोलते हैं, जहां पर पूरा तैयार होता है। हम लोग थोड़ा सा को पढ़े हैं, अगर हम लोग पढ़ते थे पहले बचपन में कि सन में कौन सा, सन में जो एनर्जी निकलता है वो फ्यूजन विधि निकलता है, फ्यूजन। और जबकि आइटम बम में और न्यूक्लियर रिएक्टर में ये होता है, जब भी होता है तो फ्यूजन होता है, विखंडन विधि, है ना। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये संलयन बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, और ये विखंडन टूट के बनता है, उसमें जुटता है, फ्यूजन होता है ना, गैसों का फ्यूजन होता है तो सन में होता है, जिससे एनर्जी पैदा होता है। और इसमें एनर्जी पैदा होता है टूटने से, विखंडन होने से। तो वही टूटने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी, हाई एनर्जी होता है इसमें रेडियो तत्व में, इसलिए कह रहा है कि इसको बहुत बड़ा भट्टी बनाया जाता है और उसको नियंत्रित करने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, और ताकि उससे ऊर्जा प्राप्त का जो भी ऊर्जा निकले उसका उपयोग करें, है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर, तो क्वेश्चन आपको इससे भी पूछ सकता है कि सन में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है ऊर्जा के स्रोत में, तो फ्यूजन, संलयन, आइटम बम में और न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन, नाभिकीय विखंडन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पर हम थोड़ा सा देखें कि कैसे ऊर्जा पैदा होता है और क्या क्या उसमें हम यूज करते हैं, सॉरी, और बिजली का निर्माण के लिए रत्न गया है। देखिए पहला है प्रजनन रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर, यानी रिएक्टर के प्रकार, न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रकार, है ना। ऐसे कई प्रकार है, लेकिन में याद रखना के प्रकार। प्रजनन में क्या कि आपका जो आता है कि जो ऐसा परमाणु रिएक्टर होता है जिसमें कह रहा है कि विखंडनीय पदार्थ जिसको टूटना है, है ना, विखंडनीय पदार्थ का खर्च जो होता है उससे ज्यादा उत्पादन होता है, बात तो तभी तो बेनिफिट में रहेगा। हम खर्च करें 2 रुपया और उत्पादन हो 1 रुपये, तो फायदा क्या है। तो खर्च करते हैं जितना, उससे उत्पादन ज्यादा होता है, तो फायदा होगा ना। ये प्रजनन रिएक्टर का वाला बता रहा है, यानी कि फिसाइल वाला जो एक्सपेंडिचर, यानी खपत मतलब उपयोग, है ना, यानी खर्च, खपत मतलब यहाँ खर्च भी कर सकते हैं, है ना। ये खर्च कम होगा और उत्पादन इसमें क्या होगा, अधिक होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तो उस तरह को कहते हैं प्रजनन। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट होता है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन मतलब होता है रिप्रोडक्शन जल्दी होता है, नया बनाना, तो वो भी होता है इसमें। अतः इस रिएक्टर में खपत की तुलना में क्या होता है, अधिक विखंडनीय पदार्थ पैदा होते हैं, है ना, याद रखना है। विखंडनीय, खपत की तुलना में अखंडनीय, यानी खपत कम और विखंडनीय पदार्थ ज्यादा। वही तो आपके लिए उत्पादन ज्यादा होगा, है ना, उत्पादन ज्यादा होगा और खपत कम होगा। जो खर्च लागत लगता है आप उसको आप बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको देखिए, सब ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली काम लायक। चलिए, यह रिएक्टर बिजली उत्पादन के लिए परमाणु बनाया गया, स्पेशली ये रिएक्टर बिजली के लिए स्पेशल यूज किया जाता है ना। और जनरली परमाणु ईंधन तो हम बिजली के लिए बना ही रहे हैं। और करा इसमें थोरियम से विखंडित, देखिए अब देखिए आ गया ना, थोरियम ने रिप्रोडक्शन किया किससे, 233 का परिधि। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थोरियम टूटकर क्या बन रहा है, यूरेनियम 233 का उत्पादन होता है और उससे एनर्जी निकलेगा।
देखिए मैंने कहा ना कि एलिमेंट टूटता है तो दिस इज रिप्रोडक्शन, है ना। और मैंने कहा उत्पादन जो होगा वो ज्यादा होगा, खर्च कम होगा, यानी खपत कम होगा। और कहा था इस रिएक्टर में सोडियम को यूज किया जाता है शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में, ताकि उसको ठंडा रखे, जो क्योंकि एनर्जी जो निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए शीतलक के रूप में इसको यूज किया जाता है, सोडियम शीतलक बोला जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बता है, सोडियम कूलेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। और एक है दूसरा, ये हो गया आपका कौन सा चल रहा था, हाँ प्रजनन, बीडर रिएक्टर में हो गया। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ये थ्योरम वाला याद रखिएगा। और सोडियम कूलेंट का यूज किया जाता है। आते हैं थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर। यहां पर थर्म मतलब हीट से नहीं है बल्कि स्लो से है ना। यह एक प्रकार का प्रयोग होता है जिसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए थर्मल न्यूट्रॉन यानी स्लो न्यूट्रॉन, धीमी गति से चलने वाला न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और चलता नहीं बल्कि उसको स्लो किया जाता है ना। स्लो करने के लिए मेरे पास कुछ कुछ ऐसा बनाया जाएगा, क्योंकि स्लो इसलिए का थर्मल न्यूट्रॉन का जो होता है स्लो वाला एक फास्ट न्यूट्रॉन होता है। स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन की तुलना में कम ऊर्जा, और फास्ट न्यूट्रॉन में ज्यादा एनर्जी होता है, और स्लो न्यूट्रॉन में क्या होता है, जिसमें थर्मल न्यूट्रॉन कह रहे हैं, इसमें एनर्जी कम होता है। इसमें एनर्जी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होता है सर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और इसीलिए कहा था इसको थर्मल रिएक्टर भी कहा जाता है ना। और न्यूट्रॉन को धीमा करने, अब देखिए करा कि स्लो करने, क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए जो मॉडरेटर या मंदक का प्रयोग करते हैं, है ना, क्या करते हैं, न्यूट्रॉन मॉडरेटर, मंदक। मंदक में क्या क्या आता है, मंदक में पूछता है कि मॉडरेटर में क्या क्या आता है। ये है डीटीओ भारी जल और ग्रेफाइट क्षार, है ना। तो पूछता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में डीटीओ का क्या उपयोग, तब न्यूट्रॉन मॉडरेटर यानी कि मंदक, नामे मंद कर देना, है ना, वह वस्तु जो न्यूट्रॉन के स्लो कर देता है, मंदक कर देता है, तो नामे मंदक याद रहेगा डीटीओ और ग्रेफाइट क्षार। और सिंपल पानी भी ले सकता है, हल्के पानी भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल पानी है, हल्की जल, है ना, वो भी है। लेकिन कभी कभी उसको अलग से बनाया है नापकी श्रृंखला का नियंत्रण करने के लिए। अब देखिए पूरा चेन जो होता है, चूंकि वो टूटता है फिर बनता है, टूटता, पूरा चेन बनता है, न्यूक्लियर चेन, न्यूक्लियर चेन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है। ये अच्छा, कैडमियम का अच्छा और बोरोन का पूरा नियंत्रण। तो आपका हो गया डीटीओ और हैवी ग्रेफाइट क्षार, ये मंदक के रूप में, और कैडमियम और बोरोन चेन को कंट्रोल करने के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन पूछता है। एक और रिएक्टर है, उसी का नाम है लाइट, LWR बोलते हैं, कभी फुल फॉर्म पूछ सकता है, मैंने हल्का सा दे दिया, इसको उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन LWR लाइट वाटर। मैंने अभी कहा हैवी वाटर प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया उसमें, इसमें कह रहे हैं कि हल्का जल वाला नॉर्मल पानी, एक तरह का परमाणु रिएक्टर होता है जिसमें शीतलक रूप में न्यूट्रॉन में क्या करते हैं, सामान्य पानी का, D2 तो हो गया भारी जल ना, ये सामान्य पानी का जो हम लोग H2 मानते हैं, है ना, H2O का सिंपल प्रयोग करते हैं, इसलिए नाम दिया लाइट वाटर रिएक्टर LWR। तो पूछ सकता है कि LW पर DTO का प्रयोग किया था, नहीं, है ना, और नहीं ग्रेफाइट का, ओनली क्या H2O, सिंपल पानी, सिंपल वाटर, साधारण जल। अब देखिए LW क्या है, उसी का प्रकार हो गया, एक तरह से आम प्रकार है थर्मल का ही है। ये बिजली उत्पादन के लिए 50 सबसे ज्यादा, यानी कि LW ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा यही होता है ना। DTO थोड़ा जो भारी जल थोड़ा महंगा होगा, ये कम खर्चा का होगा, पानी मिल जा रहा है सब जगह। LW के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे दबाव जल, इतना नहीं पढ़ना है। PWR प्रेशर वाला है ना, प्रेशर वाटर, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। क्वाथनांग जल, ये है BWR बॉइलिंग, है ना, वाटर रिएक्टर। और सुपर क्रिटिकल SCWR, सब नाम खाली रख लिए, सुपर क्रिटिकल, कई तरह का रिएक्टर होता है ना। और ये तो आपका अलग से चीज को छोड़ दे, उसको मैंने डाला ही नहीं। तो सुपर क्रिटिकल जल रिएक्टर, फिर है LWR लाइट वाटर रिएक्टर, और PWR प्रेशराइज वाटर रिएक्टर दबाव युक्त। ये सब डिजाइन मैंने बनाया गया भट्टी का अलग से, मतलब रिएक्टर का। मेन याद रखना है ब्रीडर वाला, फिर थर्मल का, और थर्मल में भी है LWR ने खा लिया कि सिंपल पानी का, सिंपल वाटर का, बाकी वहां पर हैवी वाटर का यानी कि भारी जल, और ग्रेफाइट क्षार का।
चलिए यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, मैंने इसको भी डाल दिया है। LWR के बारे में थोड़ा सा, ये सारा सुरक्षित रहता है, सरल है। यूरेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। रिएक्टर को कोर पानी को गर्म करके भाप में बदला जाता है ना, BLW। और जबकि BWW यानी कि बॉइलिंग, भाप को और ज्यादा करके भाप के, इसमें भाप होगा, इसमें गर्म, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, है ना। इसमें भाप टरबाइन को शक्ति देता है, टरबाइन से फिर क्या होगा, एनर्जी पैदा करेगा। तो भाप बनाकर आपको विद्युत में कन्वर्ट करता है टरबाइन, तो BWR। चलिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आता है, कहाँ भी मैंने बताया जादूगोरा, जस्ट बताया था झारखंड। यूरेनियम का खान कहाँ है, जादू, है ना। और केरल में क्या है, मैंने बताया था थोरियम, है ना, केरल में थोरियम। देखिए केरल का मैंने बताया था जस्ट अभी, होगा केरल का था ना, शुरू में दिया था मैंने, केरल में है ना थोरियम, केरल में थोरियम, समुद्री तट पर, केरल में समुद्री तट पर, समुद्री तट पर, है ना। तो केरल में, और ये कहा, समुद्री तट पर, जहां उसका खान है वहां भी बात कर रहा है। और जादूगरा फेमस है झारखंड के लिए। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया था भारत में, कौन, तारापुर, नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, और अमेरिका की सहयोग से उन्हीं के हेल्प लिया गया था। द्वितीय परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा। सब परमाणु ऊर्जा केंद्र का मैंने दिया है सिरली, राजस्थान में, कनाडा की मदद से। तीसरा परमाणु ऊर्जा कलपक्कम, यह है तमिलनाडु से। ये पहला स्वदेशी है, ये स्वदेशी है, ये पहला स्वदेशी। अगर ऐसे पूछेगा तो तारापुर हो गया पहला, और स्वदेशी पूछेगा तो कलपक्कम पहला हो जाएगा, जो पलार नदी पर था। इन नदी का नाम है पलार। और चतुर्थ परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरोरा, यह है उत्तर प्रदेश गंगा नदी पर। पंचम जो है, पांचवा है काकरापारा, यह है गुजरात में तापी नदी पर। और छठा परमाणु ऊर्जा है कैगा, यह है कर्नाटक का नदी। तो थोड़ा सी डाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो पहला याद रखिए तारापुर, जरूर याद रखिएगा, अमेरिका हेल्प किया था। और रावत भाटा। और कलपक्कम स्वदेशी, इसको कोई देश हेल्प से नहीं लिया गया, ये पहला स्वदेशी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ये बनाया गया तीसरा वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो इसको याद रखना आपको है। तो पहला तारापुर, द्वितीय रावत भाटा, तृतीय कलपक्कम, चतुर्थ नरोरा, और पंचम काकरापारा, और छठा कैगा। ये सब थोड़ा रटने वाला चीज बता रहे हैं, रटने, इसमें क्या समझना है इसमें। चलिए जियोथर्मल एनर्जी, ये है भूतापीय, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम विद्युत पैदा होता है इससे, सबसे अधिक किससे होता था, ताप से, ताप से सबसे अधिक। और उसी में लगा भू लग गया तो सबसे कम हो जाएगा, है ना। चलिए पहले भूत तापीय, इसको बोलते जियोथर्मल, नाम है जियोथर्मल, यानी पृथ्वी के नीचे गर्भ में जो मैग्मा या जो भी कहिए नीचे धरातल में जो कोर होता है ना, कोर सियाल पढ़ते हैं लोग ज्योग्राफी में, है ना, कोर सियाल। तो कोर में पूरा मैग्मा, वो क्या है, वाटर के जो वाटर लेवल पानी रहता है उससे क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होकर सरफेस पे आता है, और उस सरफेस का हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को कहते हैं भूताप। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है, सूर्य से नहीं, इसको सूर्य से कोई मतलब नहीं है ना, सूर्य से नहीं, ये पृथ्वी के अंदर से आता है, इसलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का पृथ्वी की उत्पत्ति के कोर में भरे उच्च तापमान, बहुत हाई टेम्परेचर आता है, और मैग्मा के रूप में होता है। मैग्मा पृथ्वी के गतिशील जल द्वारा क्या आता है, भू सतह तक, यानी कि पृथ्वी के सतह तक आता है, और उसको फिर हम जो हीट आता है उस हीट एनर्जी को कंट्रोल करके फिर उसको हम अपने हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, क्योंकि वो हीट है। तो जियोथर्मल सबसे कम है। जियोथर्मल प्रयोग से बिजली उत्पादन में क्या आता है मुख्य रूप से, और कहता है यही एक ऐसा संयंत्र है जो 24 घंटा 7 गुना चलते रहता है ना। इसका हमेशा 7 दिन 24 घंटा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे कम चल रहा है 7 दिन जरूर, लेकिन सबसे कम विद्युत पैदा इसी के पास, क्योंकि एनर्जी उतना इसका सोर्सेज नहीं है। और भारत में कहता है 10 गीगावाट भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी कि 10 गीगा मतलब 10,000 मेगावाट, यानी कि 1 गीगावाट में 1
गीगा वाट में 1000 वाट होता है। तो कभी कभी हो सकता है चॉइस आपको 10 लिखा हुआ दे दे मेगा, तो आप उसी आप कन्वर्ट कर लेंगे। 1 गीगावाट में क्या होता है? 1000 वाट होता है ना। 1000 मेगावाट, सॉरी 1000 मेगावाट, बाटे मेगावाट। तो 10 गीगावाट बोले चाहे 10,000 क्या बोलेंगे मेगावाट। देखिए मैं लिख भी दिया हूं 1 मेगावाट में, अच्छा 1 मिलियन वाट कर दिया है ना, 1 मेगावाट में ये हो गया। आप यहां पर लिख दीजिए 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट, इसको लिख लीजिए है ना, मेगावाट। आइए वाट की मेगा नहीं है ना, मेगा। 1 मेगावाट में क्या हो गया? 1 मिलियन, कितना है 10 पर 10 लाख होना चाहिए, 1 लाख, 100 और जाएगा है ना, 3 2 5, ठीक है 100 और जाएगा। यानी 1 मेगावाट में क्या होता है? 1 मिलियन वाट होता है, याद रखिएगा। और 1 मेगावाट में 1000 यूनिट है ना, करते हैं हम लोग। तो ये सब थोड़ा डाटा दे दें, कभी कभी यूनिट में कन्वर्ट कर लें। 1 मेगावाट कितना यूनिट होता है? 1000 यूनिट। और 1 वाट बराबर कितना होता है? 10,000 वाट होता है, 10 लाख वाट है ना, 10 लाख वाट। इसको हम बोलते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन में क्या होता है? एक कहते इतना मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, यानी 10 लाख। 1 मिलियन में क्या होता है? 10 लाख। चलिए, तो ये था आपका जियोथर्मल, जो इंपॉर्टेंट आपको मैंने दिया। एक और है बायोमास ऊर्जा। मैंने बताया बायोमास ऊर्जा ये आपका जैव ईंधन से ही संबंधित है। मैंने कहा बायोमास या जैव ईंधन से पौधे पौधे या भूसी, गन्ने की खोई है ना, सुने हैं ना, गन्ने की खोई, या आपका नारियल के छिलके से, नारियल के रेसे से है ना, या शैवाल या शहरी कचरे है ना, कचरे से भी पैदा है, उसका जो अवशेष डंपिंग जो हम लोग करते हैं कचरा, उससे भी क्या होता है? ईंधन बनता है। तो उसको कहते हैं बायोमास या बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी का कुछ कम ही इंपॉर्टेंट है, इतना परीक्षा नहीं है। मैंने 2 पगा, ठोस रहेगा तो लकड़ी घास ये हो गया, अगर लिक्विड में है तो इथेनॉल, मिथेनॉल और बायोडीजल आता है, याद रखिएगा। बायोडीजल थोड़ा सा प्योर लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा सेमी लिक्विड होता है ये। और बायोगैस में तो किसी संबंधित चीज मैंने बताया था, मीथेन, ये आपका मीथेन है सबसे अधिक, यही होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फाइड, और ये अमोनिया, अमोनिया है ना। तो बायोगैस में इंपॉर्टेंट ये भी है। और ये मीथेन आपको पता है गोबर गैस से निकलता है, गोबर प्लांट से, गोबर प्लांट से निकलता है ये। मैंने मीथेन बताया धान के खेत में भी रहता है, धान के खेत में ज्यादा उत्पन्न होता है, धान के खेत में है ना, फील्ड ऑफ पैडी, तो पैडी से अब निकलता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, H2SO+ अमोनिया। ये सीरीज दिए, ये टॉप पहला रैंक सबसे अधिक है, फिर सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये आपका बायोगैस में सबसे अधिक घटक, सबसे ज्यादा मात्रा वाला घटक ये है, इसका सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। तो बायोगैस से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि रैंक के आधार पर। और इन सभी का हम क्या करते हैं? एनर्जी उत्पादन में, यानी ऊर्जा इससे प्राप्त करते हैं। इसको जलाएंगे गोबर को तो निकलेगा। इथेनॉल भी आपको, इथेनॉल चलता ही है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं, डीजल तो है ही है। और लकड़ी, घास, पैद, और ये, तो ये सबसे। फिर आपको कभी कभी सुने होंगे जो आपका ईख गन्ना का होता है ना, गन्ना का बदले लिखा था ना, गन्ना, गन्ना के खोई से भी जलाते हैं, भूसी को जलाते हैं। अभी तो भूसी तो गांव में प्रयोग किया था, सिंपल है ना। अभी चूरा वाला कटा कुटता है तो भूसी निकलता है अलग से, तो उसको भी करते हैं लोग। और या धान जब कुटते हैं तब निकलता है भूसी, देखिएगा। और उसका हम लोग गांव में अभी भी यूज करते हैं, धान उसरने में, कुछ खाना पकाने में भूसी। तो भूसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जैव ईंधन ही है। और जो लिविंग जन प्लांट के जो भी अवशेष पदार्थ से बनता है उसको हम बायोमास बोल रहे हैं। चलिए ये हो गया। चलिए ये था आपका, तो आज हमने पढ़ा एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत, है ना। ऊर्जा का स्रोत मेनली रूप से यही था।
बाकी एक दो गो और भी है, जैसे आपका तरंग तरंग विद्युत ऊर्जा होता है, यानी कि वेव जिसको बोलते हैं। फिर आपका ज्वार भाटा ऊर्जा होता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्वार भाटा से संबंधित, वो आपको उतना क्वेश्चन लगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता जो मैंने दिया। अब हमें पढ़ना है एक आपको समझौता या एग्रीमेंट वाला बात आया था आपको थोड़ा सा, जो पर्यावरण संबंधी एक्ट है या पर्यावरण जलवायु संबंधी है ना, जलवायु संबंधित या पर्यावरण संबंधी, जलवायु संबंधी एक्ट यानी कि अधिनियम या सम्मेलन, जैसे क्योटो रियो है ना, सम्मेलन संबंधित। और फिर आपका है क्या कहते हैं, अधिनियम तो हो गया, और सम्मेलन और संगठन कुछ कुछ है वैसा, कौन संगठन किस लिए कार्य कर रहा है, क्या उसका टारगेट है, उसको पढ़ेंगे तब जाकर मेरा ये टॉपिक समाप्त हो, यानी एक वीडियो और लगेगा एक दिन है ना, तब जाके आपका ये टॉपिक क्या चल रहा है आपको बार बार बता रहे हैं। यूनिट याद रखिएगा, लोग, विकास और पर्यावरण है ना, ये टॉपिक है मेन। ये पेपर 1 का, नेट का पेपर 1 का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें मैंने बताया क्या क्या चीज मैंने पढ़ाया, एमडीजी का टारगेट 8 को, एसडीजी का यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, ये 17 को बताया था उस दिन। कि मैंने पॉल्यूशन पूरा डिटेल से पढ़ाया पूरा इसमें। अब फिर मैंने अभी पढ़ाया एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज ना, और एक क्लास और लगेगा तब जाके कंप्लीट पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, जाके इसको बार बार रिपीट करके देखें। और हमें समझते हैं कि क्योंकि समझना बहुत कम है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, खाली बस एक दो बार रिवीजन करना है, इसमें ज्यादा माइंड लगाना नहीं है, क्योंकि ज्यादा संस्था से नाम है, कहाँ कहाँ क्या मिलता है, कौन पहला पोजीशन, कौन ज्यादा उत्पादन करता है, और कुछ कुछ जगह जहां समझा रहा मैंने कोशिश किया कि सब क्वेश्चन आपको बन जाए, 100% तो नहीं लेकिन 90 आपको पास लाख बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लाता हूँ, और चूंकि समय बहुत कम है, मात्र अब 1 सप्ताह बच रहा है, तो आपको उसी सब तैयारी करना है। अब रिवीजन, जब ये कोर्स कुछ 1-2 टॉपिक और खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको मॉक टेस्ट पर भी आऊंगा, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने 20-25 क्वेश्चन पर डे आपको करूंगा, ताकि आप परीक्षा की तैयारी साथ साथ में चलते कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।